इमेजिन करें कि आप जमीन से 2000 फीट ऊंचे टावर की एक छोटी पर फंस जाए, जहां से वापस आने की सीढ़ी अचानक टूट जाए। आपके पास ना खाना हो, ना पीने के लिए पानी, और ना ही आपके फोन में सिग्नल आ रहे हो, और दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा हो जो आपकी मदद कर सके, क्योंकि ये टावर एक ऐसे वीरान रेगिस्तान में हो जहां महीनों में भी कोई इंसान वहां से नहीं गुजरता हो। और जब आप ऊपर टावर से नीचे जमीन की तरफ देखें तो आपको अपनी मौत साफ नजर आए। अब इस तरह की सिचुएशन में आप बिना खाए पिए कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हम बेकी और उसके हस्बैंड डैन को देखते हैं, जो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, और इन दोनों को बचपन से माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक है। ये दोनों यहाँ पर अकेले नहीं होते, बल्कि इनकी एक दोस्त जिसका नाम हंटर है वो भी इनके साथ होती है। अब यहाँ ये तीनों हंसी मजाक करते हुए पहाड़ का आधा हिस्सा क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही डैन ऊपर चढ़ने के लिए अपना हाथ एक गड्ढे में डालता है, तभी उस गड्ढे में से अचानक एक परिंदा बाहर निकला, जिससे डैन की बैलेंस बिगड़ जाती है और वो रस्सी के सहारे पहाड़ के बीचों बीच लटक जाता है। अब यहाँ डैन ऐसी पोजीशन में फंस चुका था जिससे उसका हाथ सामने के पहाड़ तक नहीं पहुंच रहा था। ये देखकर डैन की वाइफ बेकी घबरा जाती है और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि बेकी डैन तक पहुंच पाती, तभी डैन की रस्सी का क्लिप खुल जाता है और डैन इन दोनों की नजरों के सामने कई 100 फीट ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरकर मारा जाता है। और अपने हस्बैंड की मौत से बेकी को काफी गहरा सदमा लगता है। अब यहाँ हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब तक बेकी अपने हस्बैंड के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, और बेकी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने दोस्तों के साथ मिलना बंद कर दिया है, और साथ ही बेकी ने माउंटेन क्लाइंबिंग भी छोड़ दी है, और अपने हस्बैंड के गम को भुलाने के लिए बेकी हर वक्त शराब पीती रहती है। एक दिन बार से शराब के नशे में बाहर निकलते हुए जब बेकी का फादर अपनी बेटी को इस हालत में देखता है, तो उससे यह सब देखा नहीं जाता, और वो अपनी बेटी को समझाने लगता है कि तुम्हें डैन को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, वैसे भी डैन तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं था। ये सुनकर बेकी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। दरअसल बेकी के फादर को डैन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और बेकी के डैन से शादी करने से पहले भी बेकी के फादर ने बेकी को समझाया था कि तुम्हें डैन से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डैन कोई अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन बेकी नहीं मानी। वहीं बेकी अब अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो ढेर सारी मेडिसिन उठाकर खुद को खत्म करने का सोचती है। लेकिन तभी वहां बेकी की दोस्त हंटर आ जाती है, जो डैन के पहाड़ से गिरते वक्त बेकी के साथ थी। असल में हंटर को बेकी के फादर ने बेकी के पास भेजा था, ताकि बेकी अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। और यहाँ बेकी 1 साल बाद अपनी दोस्त को देखकर उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अब यहाँ हंटर बेकी को समझाती है कि जो कुछ हो गया उसे तुम भूल जाओ और अब अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। और हंटर बेकी को अपने मोबाइल में एक टावर की तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि यह 1000 फीट ऊंचा टावर है, जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान में मौजूद है, और मैं कल ही इस टावर के टॉप पर चढ़ने जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ जाना चाहिए, जहाँ तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और तुम डैन की यादों को भी भुला पाओगी। साथ ही तुम डैन की अस्थियों को भी ऊपर टावर से खुली हवा में छोड़ दोगी, जिससे डैन की आत्मा को शांति मिलेगी। दरअसल बेकी ने अब तक डैन की अस्थियां और उसका ढेर सारा सामान याद के तौर पर संभाल रखा था। अब यहाँ बेकी पहले तो मना कर देती है, लेकिन हंटर के बार बार कहने पर वो मान जाती है, और फिर अगले दिन दोनों इस खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में बेकी को उसका फादर कॉल करता है, लेकिन बेकी अपने फादर का कॉल अटेंड नहीं करती, और कई किलोमीटर लंबा सफर तय करने के बाद ये दोनों पास के एक होटल में रात गुजारने का फैसला कर लेती हैं। और यहाँ बातचीत के दौरान बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, जिसे हजारों लोग फॉलो करते हैं, और हंटर अपने ऑडियंस के लिए ऊंची जगहों पर चढ़ने का चैलेंज वीडियोस बनाती है। अब यहाँ ये दोनों होटल की एक वेट्रेस से उस टावर के बारे में पूछती हैं। तब वो वेट्रेस बताती है कि वो टावर तो यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन वो टावर बहुत ही ज्यादा ऊंचा होने की वजह से यहाँ से भी दिखाई देता है। और जब ये दोनों खिड़की की तरफ देखती हैं तो इन्हें उस टावर की रेड लाइट दिखाई देती है। अब काफी रात होने की वजह से ये दोनों होटल में अपने अपने रूम में सो जाती हैं, और रात को बेकी डैन का सपना देखती है, और बेकी सपने में डैन को आई लव यू कहती है, जिसके जवाब में डैन बेकी को 143 कहता है, जिस तरह से वह हमेशा कहा करता था। अब इस तरह से ये दोनों होटल में रात गुजार लेती हैं, और अगली सुबह ये दोनों अपना सफर फिर से शुरू करती हैं। और कुछ घंटों के सफर के बाद ये दोनों एक खुले वीरान रेगिस्तान में उस टावर के काफी करीब पहुंच जाती हैं, जहां इन्हें सामने बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देता है कि इस टावर पर चढ़ना बहुत ज्यादा
खतरनाक है, लेकिन ये दोनों इस वार्निंग बोर्ड को इग्नोर करके पैदल आगे बढ़ने लगती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि यह एक खुला वीरान रेगिस्तानी इलाका है जहाँ दूर दूर तक इंसान का नामो निशान तक नहीं है। और अब कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद इन्हें सामने एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे गिद्ध खा रहे होते हैं। अब यहाँ हंटर जल्दी से इस मरे हुए जानवर की तस्वीर लेती है और फिर उस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देती है। और फोटो अपलोड होते ही उस पर धड़ाधड़ लाइक्स और कमेंट्स आने लगते हैं। और अब कुछ और आगे जाने के बाद ये दोनों उस हजारों फुट ऊंचे टावर के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर हंटर तो काफी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन बेकी उस टावर की जंग आलूदा हालत को देखकर डर जाती है और उस टावर पर चढ़ने का फैसला कैंसिल कर देती है। तब हंटर बेकी को मोटिवेट करती है और उसे अपने साथ रस्सी से बांधकर ऊपर टावर पर चढ़ाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद हंटर इस टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन बेकी हिलती हुई सीढ़ी को देखकर डर रही होती है। तब हंटर उसे हौसला देती है और फिर बेकी भी पूरी तरह हिम्मत जुटाकर टावर पर चढ़ने लगती है। और यहाँ जब ये दोनों टावर के ऊपर चढ़ रही होती हैं, तब टावर पुराना होने की वजह से जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे बेकी डर के मारे कांपने लगती है। और तभी बेकी जिस लोहे के रॉड को पकड़कर ऊपर चढ़ने वाली थी, उस लोहे के रॉड पर ज्यादा जोर आने की वजह से वो टूट जाता है और बेकी की जान बाल बाल बच जाती है। अब डर के मारे बेकी वापस नीचे जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर यहाँ लोहे का रॉड टूट गया तो आगे भी टूट सकता है। तब हंटर बेकी को हिम्मत देते हुए कहती है कि अगर एक और लोहे का रॉड टूट गया तो हम दोनों ही वापस नीचे चले जाएंगे। और अब न चाहते हुए बेकी फिर से टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है और चढ़ते चढ़ते ये दोनों 1800 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, जहां डर के मारे बेकी नीचे जमीन की तरफ नहीं देख पा रही थी, क्योंकि अब इतनी ऊंचाई से जमीन बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। साथ ही ऊपर हवा का प्रेशर भी बहुत ज्यादा तेज था। लेकिन हंटर को इस बात की बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी और वो मजे से मोबाइल में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब यहाँ काफी देर तक चढ़ाई करने के बाद ये दोनों एक छोटे से लोहे के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती हैं, जहां बेकी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि बेकी को लगा कि हम टावर के टॉप तक पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी ऊपर से हंटर की आवाज आती है और वो बेकी से कहती है कि अभी 200 फीट की चढ़ाई और बाकी है। और यह देखकर बेकी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अब आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक था। जहाँ पहले नीचे तो चारों तरफ सेफ्टी रॉड्स लगी हुई थी, लेकिन अब ऊपर का रास्ता एक लंबा पिलर था जिसके ऊपर एक छोटी सी सीढ़ी बनी हुई थी। अब यहाँ बेकी और ऊपर तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि अब जब इतना ऊपर आ ही गई हूँ तो फिर क्यों ना ये कुछ बचा हुआ रास्ता तय कर लूं। और फिर बेकी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ने लगती है और इस दौरान तेज हवा की वजह से टावर जोर जोर से हिल रहा होता है। अब ये सब काफी नहीं था कि ऊपर से हंटर मजाक करते हुए सीढ़ी को हिलाकर बेकी को डराने लगती है, लेकिन ये मजाक हंटर को महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि उसके सीढ़ी हिलाने की वजह से सीढ़ी का एक नट बोल्ट खुलकर गिर जाता है। मगर इस बात की इन दोनों को कोई खबर नहीं होती। और अब जैसे ही बेकी सीढ़ी के उस हिस्से के ऊपर चढ़ जाती है तो सीढ़ी के उस हिस्से का आखिरी बचा हुआ नट बोल्ट भी खुलकर गिर जाता है, यानी कि अब यह सीढ़ी बिना कंट्रोल के खड़ी है। वहीं हंटर सबसे पहले ऊपर टावर के टॉप पर चढ़ जाती है और फिर बेकी भी फाइनली सही सलामत टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। अब टावर के टॉप पर पहुंचकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और ऊंचाई से चारों तरफ का नजारा एंजॉय करने लगती हैं, जहां इन्हें खुले रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था और जमीन इनसे इतनी नीचे थी कि इनकी गाड़ी एक डॉट की तरह दिखाई दे रही थी। अब यहाँ हंटर जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और साथ ही ड्रोन कैमरा से कुछ और अच्छे शॉट्स लेने लगती है। अब यह सब काफी नहीं था कि हंटर अपना मोबाइल बेकी को पकड़ाकर नीचे लगे प्लेटफॉर्म से एक हाथ से लटक कर अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाती है और फिर ऊपर आने के बाद हंटर बेकी को भी इस तरह से करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी ऐसा करने से मना कर देती है। तब हंटर उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने साथ रस्सी से जोड़ दिया है। और फिर न चाहते हुए बेकी हंटर की बात मानकर लोहे के प्लेटफॉर्म से लटक जाती है और अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाती है। अब ये स्टंट करने के बाद बेकी भी ऊपर आकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि जल्द ही इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। और अब आखिर में बेकी अपने हस्बैंड डैन की अस्थियां हवा में उड़ा देती है और अपने हस्बैंड को याद करके इमोशनल हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बेकी से ज्यादा उसकी दोस्त हंटर रो रही होती है। अब हंटर ने अपना चैलेंज पूरा कर दिया था और बेकी ने भी अपने हस्बैंड की अस्थियां हवा में उड़ा दी थी। इसलिए अब यह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद यह दोनों वापस नीचे उतरने का फैसला कर लेती हैं, जिसके बाद यह दोनों रस्सियों से एक दूसरे को मजबूती के साथ कनेक्ट कर लेती हैं और फिर पहले बेकी नीचे उतरना शुरू कर देती है। अब जैसे ही बेकी उस सीढ़ी पर अपना पैर रखने वाली होती है जिसके नट बोल्ट पहले से खुलकर गिर चुके थे, तो बेकी के पैर रखते ही वह सीढ़ी टूट
टूट जाती है और बेकी सीढ़ी के साथ नीचे गिरने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बेकी पहले से हंटर के साथ रस्सी से जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो रस्सी के सहारे लटक जाती है, लेकिन नीचे उतरने वाली सीढ़ी गिरकर जमीन से टकरा जाती है। अब यह सब देखकर हंटर भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जैसे तैसे करके बेकी को ऊपर की तरफ खींचकर टावर के टॉप पर पहुंचा देती है। अब मौत के मुंह से बचकर आने के बाद बेकी डर के मारे रोने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि नीचे गिरने की वजह से बेकी के पैर में चोट आई है, जिससे खून निकल रहा होता है और यह देखकर हंटर जल्दी से बेकी के पैर के जख्म वाली जगह को कपड़े से बांध देती है। अब जब यह दोनों टावर से नीचे की तरफ देखती हैं, तो यह दोनों काफी ज्यादा मायूस हो जाती हैं, क्योंकि टावर से नीचे उतरने का इकलौता रास्ता अब खत्म हो चुका था और अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों नीचे कैसे जाएंगे। साथ ही इनका बैग, जिसमें उन्होंने खाने पीने की चीजें रखी थी, वो भी नीचे डिश पर गिर गया था। अब यहाँ ये दोनों जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालकर मदद बुलाने के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे होते और ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन हंटर बेकी को तसल्ली देते हुए समझाती है कि परेशान मत हो, जल्द ही हम तक मदद पहुंच जाएगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से जब सीढ़ियां नीचे गिरी तो नीचे किसी ने जरूर सीढ़ियों की आवाज सुन ली होगी, इसलिए जल्द ही कोई न कोई हमें बचाने जरूर आ जाएगा। अब यह सुनकर बेकी के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि जिस टावर पर ये दोनों फंसे हैं उसके आसपास कोई भी इंसानी आबादी नहीं रहती। इसी दौरान इन दोनों को टावर पर लगे एक छोटे से बॉक्स में एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिल जाती है, जिसे पाकर इन दोनों को यहाँ से निकलने की एक छोटी सी उम्मीद मिल जाती है। अब यहाँ ये दोनों मदद के इंतजार में कई घंटों तक बैठी रहती हैं, लेकिन कोई भी इनकी मदद करने नहीं आया, जिससे बेकी समझ जाती है कि किसी को भी सीढ़ी के गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी है और अब हम दोनों यहाँ पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब यहाँ मोबाइल इस्तेमाल करते हुए हंटर को याद आता है कि जब मैंने नीचे मरे हुए जानवर की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की थी, तब उस पर लाइक्स और कमेंट आए थे, जिसका मतलब कि टावर के नीचे सिग्नल काम कर रहे हैं। अब यह सब समझ में आते ही हंटर को एक आइडिया आता है और वो अपने मोबाइल में हेल्प मैसेज टाइप करके उस मैसेज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड होने के लिए लगा देती है और फिर वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देती है ताकि यह मैसेज अपलोड हो सके। लेकिन रस्सी सिर्फ 15 फीट होने की वजह से उसका मैसेज अपलोड नहीं होता और यहाँ हंटर खुद भी प्लेटफॉर्म से लटक कर मोबाइल को और नीचे करके ट्राई करती है, लेकिन उससे भी इनका काम नहीं बनता और हंटर मोबाइल वापस ऊपर खींचकर परेशान होकर बैठ जाती है। पर तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो बेकी से कहती है कि नीचे जमीन पर सिग्नल आ रहे हैं, इसलिए अगर मैं अपना मोबाइल नीचे फेंक दूं तो हमारा मैसेज अपलोड हो जाएगा और फिर जल्द ही हमारे लिए मदद आ जाएगी। अब यह आइडिया बेकी को भी ठीक लगता है और फिर हंटर अपना एक जूता निकालकर उसमें अपना मोबाइल फोन रख देती है और फोन नीचे जमीन से टकराने के बाद न टूटे उसके लिए वो अपना सॉक्स मोबाइल के ऊपर लपेट देती है और फिर हंटर जूता ऊपर टावर से फेंक देती है। अब फोन नीचे तो चला जाता है, लेकिन दूरबीन से देखने पर भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि फोन सही सलामत गिरा है या फिर टूट गया है। और तभी हंटर को दूरबीन से टावर के नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। अब उस आदमी को देखने के बाद यह दोनों जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं और टावर को मारने लगती हैं ताकि टावर के शोर की आवाज वो आदमी सुन सके, लेकिन इतनी ऊंचाई से उस आदमी को इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तब यहाँ बेकी उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपना जूता नीचे फेंकती है, पर वो आदमी कॉल पर किसी से बात करने में बिजी होता है, लेकिन वो जूते की आवाज सुन लेता है, इसलिए वो पीछे आकर जूता उठा भी लेता है। लेकिन उसे लगा कि शायद यह जूता पहले से यहीं पर पड़ा हुआ था, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। अब उस आदमी को जाता हुआ देखकर बेकी फ्लेयर गन चलाने का फैसला करती है, लेकिन हंटर उसे समझाती है कि अभी सूरज की रोशनी होने की वजह से उस आदमी को फ्लेयर की रोशनी दिखाई नहीं देगी, इसलिए अभी तुम फ्लेयर मत चलाओ और जैसे ही रात होगी तो हम लोग फ्लेयर से इस आदमी को हेल्प का सिग्नल दे देंगे। तब बेकी कहती है कि यह आदमी यहाँ से जा रहा है, अगर यह आदमी चला गया तो फिर रात को हमारा फ्लेयर चलाने का कोई फायदा नहीं। तब हंटर दूरबीन से सामने एक गाड़ी देखती है जहाँ एक दूसरा आदमी भी था और ये देखकर हंटर समझ जाती है कि यह दो आदमी यहाँ पर कैंपिंग करने आए हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ पर रात भर रुके रहेंगे। और ये बात हंटर बेकी को भी समझा देती है। अब जैसे ही अंधेरा होता है तब बेकी फ्लेयर गन चला देती है, जिससे टावर पर लाल रोशनी दिखाई देने लगती है और बेकी अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके हिलाने लगती है। तब नीचे गाड़ी के पास मौजूद दोनों आदमी ऊपर टावर पर फंसी हुई लड़कियों को देख लेते हैं और उन दो लड़कियों को भी पता चल जाता है कि नीचे मौजूद आदमियों ने हमें देख लिया है, इसलिए ये दोनों खुशी से चिल्लाने लगती हैं और ये समझ जाती हैं कि अब जल्द ही हम तक मदद पहुंचने वाली है। और वहीं वो दो आदमी भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सबसे पहले इनकी गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन वो लोग इनकी मदद करने के बजाय
उल्टा इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और फिर इनकी गाड़ी को चुरा कर निकल जाते हैं। ये देखकर ये दोनों लड़कियां पूरी तरह से टूट जाती हैं क्योंकि अब इनके पास मदद की कोई उम्मीद नहीं बची थी और ये दोनों मायूस होकर बैठ जाती हैं। अब कुछ देर बाद ज्यादा अंधेरा होने की वजह से टावर की रेड लाइट जलने लगती है और यहाँ दिन भर की थकान की वजह से इन दोनों को नींद आ रही होती है, लेकिन इनके पास सोने की कोई भी जगह नहीं होती क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा छोटा था और साथ ही तेज हवा चल रही होती है। इसलिए यह दोनों खुद को रस्सियों के साथ टावर से बांध लेती हैं ताकि यह दोनों नीचे गिर ना सकें। और तभी बेकी की नजर हंटर के पैर पर बने टैटू पर पड़ती है जिस पर 143 लिखा हुआ था। यह देखकर बेकी को शक होने लगता है क्योंकि जब भी बेकी अपने हस्बैंड डैन को आई लव यू कहती तब वो 143 में जवाब देता था। इसलिए बेकी हंटर से इस टैटू के बारे में पूछती है। अब शुरुआत में हंटर इस बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन बेकी उससे बार बार टैटू के बारे में पूछती है। तब यहाँ हंटर बेकी को सारी सच्चाई बता देती है कि मेरा तुम्हारे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था और इसकी शुरुआत मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे हस्बैंड ने की थी। उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन फिर समय के साथ साथ मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को धोखा दे रही हूँ। इसीलिए डैन के मरने के बाद मैं 1 साल तक तुमसे मिलने से घबराती रही। अब यह सब सुनकर बेकी बहुत ज्यादा उदास होकर रोने लगती है क्योंकि जिस लड़के के प्यार को वो पिछले 1 साल से भुला नहीं पा रही थी, वो लड़का असल में बेकी को धोखा दे रहा था। जबकि बेकी के फादर हर समय बेकी को समझाते रहते थे कि यह लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन बेकी एक धोखेबाज लड़के के लिए शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। और यह सब सोचकर बेकी रोने लगती है, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब बेकी जिस तरह की सिचुएशन में फंसी थी उसे निकलना बहुत ही जरूरी था। और अब यहाँ इन दोनों को फंसे हुए पूरे 24 घंटे गुजर जाते हैं और सुबह हो जाती है। अब 24 घंटे बिना खाए पिए गुजारने के बाद इनका बुरा हाल हो जाता है और यहाँ बेकी हंटर से कहती है कि अगर हम दोनों बिना कुछ खाए पिए इसी तरह बैठे रहे तो जल्द ही हम दोनों की भूख और प्यास से मौत हो जाएगी, इसलिए जल्द ही हमें कुछ करना होगा। और फिर हंटर डिसाइड करती है कि वो किसी तरह यहाँ से नीचे जाकर अपना बैग ऊपर ले आएगी जिसमें खाने पीने का सामान और इनका ड्रोन कैमरा रखा गया था। जिसके बाद वो रस्सी को टावर से बांधकर वहां से नीचे चली जाती है, लेकिन नीचे जाने के बाद रस्सी छोटी होने की वजह से उसका हाथ बैग तक नहीं पहुंच रहा था और फिर कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से वो सीधा डिश पर कूद जाती है जहां वो सबसे पहले बैग से पानी की बोतल निकालकर अपनी प्यास बुझाती है। लेकिन अब वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो वापस ऊपर कैसे जाएगी। और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद हंटर सेल्फी स्टिक से रस्सी को पकड़ लेती है, जिसके बाद वह बैग को रस्सी के साथ लटका देती है और फिर वह जंप करके बैग को पकड़कर लटक जाती है। अब यहाँ ऊपर से बेकी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींचने की कोशिश करती है और साथ ही हंटर भी जैसे तैसे करके रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। और अब जैसे ही हंटर ऊपर लोहे के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने वाली होती है तभी थकान की वजह से उसका हाथ रस्सी से फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। यह देखकर बेकी के गले में सांस अटक जाती है क्योंकि डैन को खोने के बाद अब वह अपनी दोस्त को नहीं खोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है तो नीचे उसे हंटर बैग से लटकी हुई दिखाई देती है। यह देखकर बेकी सुकून की सांस लेती है और फिर बेकी जैसे तैसे करके हंटर को ऊपर प्लेटफॉर्म पर चढ़ाने में कामयाब हो जाती है और साथ ही अब इन्हें बैग भी मिल चुका था। इसलिए सबसे पहले बेकी ढेर सारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है और फिर वो बैग से ड्रोन निकालकर एक पेपर पर हेल्प मैसेज लिखती है, जिसके बाद वो उस पेपर को ड्रोन में फंसा देती है। अब इनका प्लान यह था कि ये हेल्प मैसेज ये लोग कुछ किलोमीटर की दूरी पर होटल तक पहुंचाएंगे, जिस होटल में यह दोनों इस टावर पर चढ़ने से पहले ठहरी थीं। और फिर यह दोनों ड्रोन को उड़ा देती हैं और ड्रोन को होटल की तरफ जाता हुआ देखकर यह दोनों काफी खुश हो जाती हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही ड्रोन में चार्जिंग कम होने की वजह से उसकी बैटरी लो होने लगती है और अब इन दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है कि यह ड्रोन होटल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए यह दोनों ड्रोन को वापस प्लेटफॉर्म पर ले आती हैं। अब यहाँ यह दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि हम इस ड्रोन को चार्ज कैसे करेंगे और तभी इन्हें टावर के टॉप पर रेड लाइट दिखाई देती है जिससे इनका ड्रोन चार्ज हो सकता था। लेकिन टावर के टॉप तक पहुंचना एक बहुत ही रिस्की काम था, पर यहाँ बेकी समझ जाती है कि यहाँ बैठे बैठे वैसे भी हमारी मौत होनी है, इसलिए क्यों ना ये रिस्क उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की जाए। और फिर बेकी लोहे के पोल को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और काफी मुश्किलों के बाद बेकी टावर के बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाती है, जहां वो एक कपड़े से लाइट को पकड़कर खोल देती है और फिर वो ड्रोन के चार्ज को सॉकेट में लगाती है, लेकिन उस सॉकेट में चार्ज काफी लूज था। अब यहाँ बेकी समझदारी से काम लेते हुए जल्दी से अपने हस्बैंड का दिया हुआ रिंग निकालकर सॉकेट में लगाती है और फिर उसमें ड्रोन का चार्ज फिट कर देती है
जिससे ड्रोन चार्ज होने लगता है। लेकिन यहाँ बेकी एक हाथ से लोहे के पोल को मजबूती से पकड़कर खुद को संभालती है और दूसरे हाथ से ड्रोन के चार्ज को पकड़कर रखती है। इस दौरान ऊपर लटकी हुई बेकी काफी थक जाती है, लेकिन वो वापस नीचे नहीं आ सकती क्योंकि उसे होटल तक अपना हेल्प मैसेज भेजने के लिए हर हाल में ड्रोन को पूरा चार्ज करना है। और अब यहाँ काफी देर तक ऊपर लटके होने की वजह से उसके हाथ सून होने लगते हैं और बेकी बड़ी मुश्किल से खुद को रोक कर रखी होती है। लेकिन अब ये सब काफी नहीं था कि तभी और मुसीबत बढ़ाने के लिए वहां पर एक गिद्ध आ जाता है और वो गिद्ध बेकी पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से बेकी का बैग नीचे गिर जाता है। पर वो किसी तरह खुद को ऊपर संभालती है, लेकिन वो गिद्ध नहीं रुकता और बेकी पर अटैक करता रहता है। अब यहाँ बेकी जैसे तैसे करके उस गिद्ध को खुद से दूर कर देती है और फिर कुछ देर बाद उसका ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, जिसके बाद बेकी जल्दी से वापस नीचे आती है। नीचे आने के बाद बेकी जल्दी से हेल्प लेटर को ड्रोन के साथ चिपकाकर ड्रोन को फिर से उड़ा देती है और अब ड्रोन धीरे धीरे होटल की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये सब ड्रोन के कैमरे से अपने मोबाइल पर देखकर ये दोनों काफी खुश हो रही होती हैं, क्योंकि इन्हें लगा कि अब शायद हमें मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो ड्रोन होटल के काफी करीब पहुंचता है, तभी सड़क पर एक ट्रक आकर ड्रोन को टक्कर मारकर तोड़ देता है। और अब इन्हें ड्रोन के टूटने की वजह से इन्हें अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और ये देखकर ये दोनों पूरी तरह से टूट जाती हैं, क्योंकि इनकी बचने की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी और ये दोनों समझ जाती हैं कि अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों उदास होकर बैठ जाती हैं और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। अब दिन भर की थकान की वजह से बेकी सो जाती है और रात को बेकी को सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि उसकी दोस्त हंटर मर चुकी है और उसकी बॉडी को गिद्ध आकर खा रहे हैं। ये देखकर बेकी जल्दी से उठती है और अपने आसपास नजर दौड़ाने लगती है। तब उसे सामने हंटर दिखाई देती है, जिसे देखकर बेकी समझ जाती है कि ये एक बुरा सपना था। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेकी और हंटर का भूख और प्यास से बुरा हाल हो चुका है और इन दोनों की दिमागी हालत खराब होने लगी है। अब यहाँ बेकी पानी पीने के बाद पानी की बोतल को हंटर की तरफ बढ़ाती है, लेकिन हंटर पानी पीने से इनकार कर देती है और हंटर बेकी से कहती है कि इस वक्त पानी की मुझे नहीं बल्कि तुम्हें जरूरत है। ये सुनकर बेकी को काफी अजीब लगता है और साथ ही बेकी ने ये भी रियलाइज किया कि जब से मैंने हंटर को रस्सी से ऊपर चढ़ाया है तब से वो पानी नहीं पी रही और ये बात बेकी को समझ नहीं आ रही होती। अब यहाँ बेकी डिसाइड करती है कि वो भी अपना फोन जूते में रखकर नीचे फेंकेगी ताकि इनके लिए मदद आ सके। इसलिए बेकी हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना दूसरा जूता भी दे दो ताकि मैं अपना फोन जूते में डालकर नीचे फेंक सकूं। तब हंटर कहती है कि तुम्हें मेरा जूता नहीं मिल सकता। ये सुनकर बेकी पूछती है कि आखिर क्यों मुझे तुम्हारा जूता नहीं मिल सकता, जिस पर हंटर कहती है क्योंकि मेरा जूता नीचे डिश पर पड़ा हुआ है। ये कहते ही हंटर गायब हो जाती है और बेकी को एक बड़ा झटका लगता है। दरअसल जब हंटर बैग लेने के लिए नीचे डिश पर गई थी और फिर बेकी हंटर को वापस ऊपर रस्सी से बैग के साथ चढ़ा रही होती है, तब हंटर का हाथ फिसलने की वजह से जब वो गिर रही होती है तब उसने बैग को नहीं पकड़ा था बल्कि वो नीचे डिश पर गिरकर मारी गई थी। और अब तक बेकी भूख और प्यास की वजह से अपना दिमागी संतुलन खोकर उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे, जबकि असल में हंटर उसके पास मौजूद ही नहीं थी बल्कि वह हंटर की जगह सिर्फ बैग को ऊपर प्लेटफॉर्म पर लाई थी। और अब तक अकेलेपन की वजह से बेकी हंटर को अपने पास समझ रही थी, जबकि असल में अब तक वो अकेली सरवाइव कर रही थी। अब यहाँ बेकी जब ऊपर प्लेटफॉर्म से नीचे डिश की तरफ देखती है तब उसे सामने ही हंटर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर बेकी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि अब वो इस मुश्किल हालत में पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी और साथ ही अब बेकी के पास ना खाने और ना ही पीने के लिए कुछ बचा था, जिस वजह से बेकी अब लगभग अधमरी हालत में हो गई थी। अब रात को अपने मोबाइल फोन में बेकी अपने फादर के लिए मैसेज लिखती है, जिसमें वो अपने फादर से माफी मांगती है और कहती है कि तुम सही थे और मैं गलत थी, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ। ये कहकर बेकी सोने की तैयारी करने लगती है, लेकिन सोने से पहले वो खुद को अच्छी तरह से रस्सी से टावर के साथ बांध लेती है ताकि वो नीचे ना गिर सके। अब ये सब काफी नहीं था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा के साथ आसमानी बिजली कड़कने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर डर के मारे बेकी रात भर सो नहीं पाती क्योंकि उसे पता था कि अगर एक भी आसमानी बिजली टावर पर गिरी तो उसकी मौत पक्की है। वहीं दूसरी तरफ बेकी का फादर अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा होता है और उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेकी बिल्कुल बेजान पड़ी है और उसकी बॉडी जरा सी भी नहीं हिल रही और तभी एक गिद्ध आकर बेकी के पैर के जख्म को खाने लगता है, लेकिन गिद्ध के काटने के बावजूद भी
बेकी की बॉडी हरकत नहीं करती और गिद्ध बेकी को मरा हुआ समझकर खाने लगता है। लेकिन तभी बेकी गिद्ध पर अटैक करके उसे पकड़ लेती है। दरअसल बेकी मरने का नाटक कर रही थी ताकि वो गिद्ध को पकड़कर अपना भूख और प्यास मिटा सके। और फिर यहाँ बेकी उस गिद्ध के सिर को लोहे से बार बार मारकर उसे मार डालती है, जिसके बाद बेकी उस मरे हुए गिद्ध को खाने लगती है। और गिद्ध को खाने के बाद बेकी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और अब इस एनर्जी को जाया न करते हुए बेकी रस्सी से लटक कर नीचे डिश पर आ जाती है, जहाँ वो अपनी दोस्त की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है। और फिर वो अपने मोबाइल में अपने फादर के लिए हेल्प मैसेज लिखकर हंटर के बूट में रख देती है। लेकिन इस बार वो डायरेक्ट बूट नीचे नहीं फेंकती, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह मोबाइल टूट जाएगा, बल्कि इस बार वो उस जूते को हंटर के पेट के उस हिस्से में घोंप देती है जिसे गिद्ध खा चुके थे। और फिर बेकी हंटर की बॉडी को जमीन की तरफ धकेल देती है, जिससे हंटर की बॉडी तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगती है। अब जमीन तक मोबाइल पहुंचने के बाद बेकी का मैसेज उसके फादर तक पहुंच जाता है और फिर बेकी का फादर जल्दी से पुलिस को कॉल करके रेस्क्यू टीम को बेकी के पास मदद के लिए भेज देता है। इसके बाद बेकी का फादर खुद भी बेकी की लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो उस टावर वाली जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि पुलिस एक लड़की की डेड बॉडी को कवर कर रही है। ये देखकर बेकी का फादर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि बेकी अब मर चुकी है। लेकिन तभी बेकी दौड़ते हुए अपने फादर के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। और बेकी का फादर भी अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।